तो बेटा इसमें हम एसिटाल और कीटाल फॉर्मेशन जो है वो लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे। तो एसिटाल और कीटाल जो है वो इस हवाले से जो है वो इम्पोर्टेंट हैं कि दे आर रेजिस्टेंट टू बेसिक कंडीशन। चूँकि ये ईथर्स होते हैं तो ये बेसिक कंडीशन में जो है वो अफेक्ट नहीं होते, तो हम इनको जो है वो प्रोटेक्टिंग ग्रुप के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब ये रिएक्शन, अगर आपको ये रिएक्शन नज़र आ रहा है तो ये हमारे पास कार्बोनिल फंक्शन है। और अगर हम जो है वो रिएक्शन जो है वो इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे करवाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले इस कार्बोनिल कार्बन को जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे यूजिंग जो है डाइऑल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड एज अ कैटलिस्ट। तो हमें पता है कि एसिड कैटालाइज जो है वो एडिशन होगी, ये अल्कोहल जो है वो ऐड हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक कार्बन के तौर पर इस कार्बोनिल में। ये रिएक्शन हमने जो है वो पढ़ा है शुरू में एल्डिहाइड कीटोन का। तो चूंकि टू टाइम जो है वो अल्कोहल जो है वो इसी कार्बोनिल के ऊपर ऐड होगा, तो हमारे पास जो है वो ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, ये इसे हम जो है वो ये डाई ईथर भी कहलाता है, या फिर इसको साइक्लिक कीटाल कहते हैं। साइक्लिक कीटाल जो है वो स्टेबल होते हैं, ये मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अब जो है वो नेक्स्ट स्टेप में हम जो है वो ये अल्काइल लिथियम यूज करेंगे, जिसमें ये वाला लिथियम के जो 7 कार्बन जो है वो बॉन्डेड है, ये न्यूक्लियोफिलिक है। अब ये अटैक करेगा इस मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो इस जो ब्रोमिनेटेड कार्बन है उसके ऊपर जो है वो अटैक करेगा, तो वहाँ पे ब्रोमीन को जो है वो रिप्लेस कर देगा। उसके बाद जब हमारा ये रिएक्शन हो जाएगा इस सेंटर के ऊपर, तो हम दोबारा जो है वो इस डे कंडीशन जो है वो यूज करके, क्योंकि बेसिक कंडीशन में जो है वो ये स्टेबल होते हैं, तो इस डे कंडीशन को यूज करके हम इसे जो है वो हाइड्रोलाइज कर सकते हैं बैक। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो एडिशन है अमोनिया की कार्बोनिल कार्बन में। तो ये कार्बोनिल कार्बन में जो एडिशन है अमोनिया की, बिल्कुल उसी तरह से लास्ट टाइम जैसे वाटर और एथेनॉल जो है वो एक्ट कर रहे थे न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे हमारे पास अमोनिया या उसके डेरिवेटिव जो है वो एक्ट कर रहे हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल। सिंपली अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो इसके अंदर जो है ये अमोनिया बेसिकली उसका लोन पेयर जो है वो एक्ट कर रहा है, अटैक करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर। और आफ्टर द डिहाइड्रेशन वाटर मॉलिक्यूल के रिमूव होने के बाद हमारे पास ये वाला जो है वो फंक्शन ग्रुप जो है वो बनता है। इसे हम आइमीन जो है वो कहते हैं, ये नाइट्रोजन एनालॉग है कार्बोनिल का, यानी कि उसमें ऑक्सीजन जो है कार्बोनिल के फंक्शन की वो रिप्लेस हो जाती है नाइट्रोजन के साथ। तो ये जितने भी सारे रिएक्शन है उसके अंदर जो है यही हमारे पास जो है वो एंटिटी बन रही होती है। इसका मैकेनिज्म जो है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। आप ये जनरल रिएक्शन देखें, फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर ये यहाँ से ऑक्सीजन को निकाल के और इस तरफ से 2 हाइड्रोजन निकाल दें अमोनिया से, तो ये नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड बन जाएगा। हमारे पास फाइनल जो है ये मिथाइल मिथिलीन जो है वो आइमीन कंपाउंड जो है वो हमारा बन जाता है। इसी तरह अगर आप जो है वो बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन करवा रहे हैं मिथाइलमाइन के साथ, तो वो बेंजल्डिहाइड मिथाइल आइमीन जो है वो डेरिवेटिव हम उसका बना लेते हैं। जो डेरिवेटिव सॉरी अमोनिया और उसके डेरिवेटिव जो है वो ऐड होने से कार्बोनिल कार्बन में, इनको हम जो क्लास ऑफ कंपाउंड बनती है ये बेसिकली हाइड्राजोन्स कहलाते हैं। हाइड्राजोन जो है वो कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो है वो हम आइडेंटिफिकेशन जो है वो जो एल्डिहाइड और कीटोन्स है कार्बोनिल कंपाउंड जो है उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए भी जो है वो इस रिएक्शन को यूज़ करते हैं। अगर हम जो है वो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ये भी अमोनिया का ही एक डेरिवेटिव है। 2,4-DNPH टेस्ट के नाम से जो है वो आप जो है वो ये टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, जिसके अंदर जो है वो ऑरेंज रेड जहाँ रेड कलर की जो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन है वो इंडिकेट करती है कि उसमें कार्बोनिल फंक्शन है या नहीं है। बेसिकली वो जो ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट है, दीज आर जो है वो हाइड्रोजोन प्रेसिपिटेट्स होते हैं। तो मैकेनिज्म जो है वो बहुत एक्सटेंट तक जो है वो सिमिलर है टू द मैकेनिज्म जो कि वाटर एडिशन का था और मेथनॉल एडिशन का था। सबसे पहले चूंकि एसिड कैटालाइज्ड एडिशन है तो एसिड प्रोटोनेट करेगा कार्बोनिल ऑक्सीजन को। उसके बाद जो है वो जो कार्बोनिल ऑक्सीजन जो है वो मैंने बताया था कि जब एसिड कैटालाइज्ड एडिशन होती है तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी बेसिकली इंक्रीज करते हैं हम कार्बोनिल फंक्शन की कार्बन की। उसके बाद अमोनिया जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। उसके जो नेक्स्ट स्टेप जो है वो प्रोटॉन की शिफ्टिंग है फ्रॉम हाइड्रोक्सिल
सॉरी अमोनिया टू हाइड्रोक्सिल पार्ट। अब आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन ये जो OH है ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है, तो ये लीव कर जाता है विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हमारे पास जो है वो आई मीन फंक्शन जो है वो जनरेट हो जाता है। ये अगर आप देख रहे हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लीव कर जाता है, जैसे ही ये नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो अंदर की तरफ मूव करता है, तो ये हमारे पास इमीनियम आयन है, ये एक हाइड्रोजन लॉस करके आईमीन फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब हम एसिड कैटालाइज्ड एडिशन करते हैं अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स की टू द कार्बोनिल फंक्शन, तो एसिड जो है वो जहाँ पे वो कार्बोनिल ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर रहा है, देयर बाय इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन, वहीं पे वो नाइट्रोजन के जो अमोनिया का नाइट्रोजन है वो उसको भी प्रोटोनेट कर देता है। तो एक साइड पर जो है ये कार्बोनिल ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करके रिएक्शन रेट को इंक्रीज करता है, तो एट द सेम टाइम जो है ये नाइट्रोजन जो कि न्यूक्लियोफाइल के तौर पर है वहाँ पे उसको प्रोटोनेट करके यहाँ पे रिएक्शन रेट को रिटार्ड कर देता है। तो यहाँ पे फिर हमें जो है वो कंप्रोमाइज जो है ऑक्सीडेशन एसिड कंडीशन यूज करनी पड़ती हैं। उसके लिए जो बेस्ट पीएच है इस रिएक्शन के लिए वो फिर अराउंड 5 के करीब है, उसके लिए हम एसीटेट बफर यूज करते हैं ताकि कंप्रोमाइज कंडीशन जो है एसिडिटी की वो हम अचीव करके तो इस रिएक्शन को जो है वो हम यूजफुल बनाएं। जैसे कि मैंने अभी बताया है कि अगर हम जो है वो 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन यूज करेंगे अमोनिया के डेरिवेटिव के तौर पे, तो हमारा जो आगे हाइड्राजोन बनता है वो बेसिकली सॉलिड है, वो येलो टू रेड कलर के अंदर उसका जो है वो कलर होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ दैट येलो टू रेड प्रेसिपिटेट जो है ये क्रिस्टलाइन बेसिकली वो नेचर होता है, इन नेचर है, तो वो इंडिकेट करता है कि हमारा जो गिवन कंपाउंड है उसमें कार्बोनिल फंक्शन है। ये जनरल बताता है कि वो एल्डिहाइड भी हो सकता है, वो कीटोन भी हो सकता है, दोनों ही ये टेस्ट देंगे। हम फर्दर फिर जो है वो आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, हमारे पास और नंबर ऑफ टेस्ट हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि ये कीटोन है या ये जो है एल्डिहाइड है। नेक्स्ट जो एडिशन है वो हाइड्रोजन साइनाइड की एडिशन है। साइनाइड की जो एडिशन है बेसिकली हाइड्रोजन साइनाइड की एडिशन स्लो होती है और ये जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होती हैं सिर्फ उन्हीं में ऐड होता है ये हाइड्रोजन साइनाइड। जो ज़्यादा जो है वो हायर कीटोन्स होती हैं उनके अंदर जो है वो इनकी एडिशन नहीं होती। यूजुअली ये रिएक्शन फिर हम बेस कैटालाइज्ड जो है वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करते हैं। बेस इसका ये जो हाइड्रोजन है ये एब्स्ट्रैक्ट करके हाइड्रोजन साइनाइड का इसे जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट कर देती है। ये साइनाइड जो है वो फिर कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करता है, तो प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास होता है वो सियानो अल्कोहल या हम उसे जो है वो सियानोहाइड्रन कहते हैं। तो प्रोडक्ट जो है ये सिमिलर है। बेसिकली मैकेनिज्म जो है वो सारे रिएक्शंस के अंदर बहुत सारे स्टेप जो है वो सिमिलर हैं। अगर आप जो है वो एक रिएक्शन के मैकेनिज्म देख लेंगे तो आपको बाकी जो है वो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अंदर फिर जो है वो हम चूंकि हाइड्रोजन साइनाइड को लिक्विड को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन साइनाइड लिक्विड जो है वो बहुत टॉक्सिक होता है और फ्यूमिंग होता है, इसलिए हम जो है वो वोलेटाइल होता है, तो हम उसे जो है वो रिएक्शन मीडिया के अंदर ही जो है वो जनरेट करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो अब ऐड करके सोडियम साइनाइड का जो सोल्यूशन होता है उसके अंदर, तो रिएक्शन मीडिया के अंदर ही जो है वो ये हाइड्रोजन साइनाइड जनरेट होता है। अंडर बेसिक कंडीशन जो है वो बेस जो है वो इसका हाइड्रोजन रिमूव करके इसे गुड न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट कर देती है, तो ये फिर कार्बोनिल कार्बन के अंदर जो है वो ऐड हो जाता है। इस सियानोहाइड्रन जो है वो इस हवाले से भी इम्पोर्टेंट है कि ये जब हमारे पास बन जाते हैं तो एक अभी हम कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में फिर देखेंगे उसको कि ये वाला जो साइनो ग्रुप है ये इस अंडर एसिडिक कंडीशन अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएं तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इससे फिर अल्फा हाइड्रोक्सी जो है वो एसिड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हमने साइनोहाइड्रन
प्रीपेयर किया हुआ है, तो हम उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा करके जो है वो आगे अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम जो है वो अगर हम जो है वो 95% जो है वो थोड़ी सी विगरस कंडीशन यूज़ करें, 95% सल्फ्यूरिक एसिड और उसकी प्रेजेंस में हीट करें, तो ये उसको हाइड्रोलाइज भी कर देगा इस जो है वो नाइट्राइल फंक्शन को, और साथ साथ जो है वो डिहाइड्रेशन भी जो है वो कर देगा ये हाइड्रोक्सी फंक्शन की वजह से। तो हमारे पास अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड जो है एसिड जो है वो इससे अल्कोहल से हम जो है वो हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एडिशन है वो बाइसल्फाइड एडिशन है, सोडियम बाइसल्फाइड की जो है वो एडिशन कार्बोनिल फंक्शन के अंदर ये भी क्रिस्टलाइन साल्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है, जो कि वाटर में तो सोल्यूबल होते हैं लेकिन इनऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें इनसोल्यूबल होते हैं। ये जो वाटर की एडिशन है, सॉरी, ये जो सोडियम बाइसल्फाइड की एडिशन है, ये सोडियम साल्ट ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड जो है ये बेसिकली प्रोड्यूस करती है। ये आपको अगर ये नजर आ रहा है तो ये बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जो कि इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर जो है वो इनसोल्यूबल होता है। तो ये वाला जो रिएक्शन है ये भी इस हवाले से इम्पोर्टेंट है कि हम इस रिएक्शन को जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, एल्डिहाइड या कीटोन्स, इनकी हम आइसोलेशन प्योरिफिकेशन के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। हमें पता है कि एल्डिहाइड कीटोन जो है वो यूजुअली लिक्विड है, तो इनके साथ जब हम इसका बाइसल्फाइड का रिएक्शन करवाते हैं या एक मिक्सचर में अगर एल्डिहाइड और कीटोन प्रेजेंट है तो हमने उन्हें सेपरेट करना है, तो हम क्या करते हैं कि हम उसके साथ रिएक्शन करवाते हैं सोडियम बाइसल्फाइड का। अब हमें पता है कि बाइसल्फाइड अडक्ट जो है वो इनसॉल्युबल होगा, तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो है वो क्रिस्टल बन के नीचे बैठ जाएगा। तो हम उनको सेपरेट करके जब हम इन्हें एसिडिक कंडीशन के अंदर हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें दोबारा वो हमारा ओरिजिनल जो है वो एल्डिहाइड या कीटोन जो है वो हासिल हो जाता है। ये इसका मैकेनिज्म है। इसके अंदर सोडियम जो है वो बाकी बाइसल्फाइड आयन से अलग होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो अंदर की तरफ मूव करता है, तो सल्फर का लोन पेयर जो है वो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करता है। जब ये अटैच हो जाता है तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप जो है वो प्रोटॉन की शिफ्टिंग है। एक हाइड्रोक्सिल जो है वो ये हाइड्रोक्सिल जो सल्फर के ऊपर लगी हुई है हाइड्रोक्सी फंक्शन, उससे हाइड्रोजन उतर के जो है वो कार्बन वाले ऑक्साइड के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो जाता है। और ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है सल्फर वाला, फिर इसको जो है वो सेटिस्फाई करने के लिए सोडियम जो है वो उसके साथ अटैच हो जाता है। तो और दूसरा जो ऑक्साइड फंक्शन है वो बेसिकली प्रोटॉन को लेके हाइड्रोक्सिल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बाइसल्फाइड जो है वो अडक्ट कहलाता है। ये बाइसल्फाइड अडक्ट जो है वो एसिड और बेस्ड हाइड्रोलाइटिक कंडीशन के अंदर जो है वो दोबारा हमें हमारा ओरिजिनल जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो हमें जनरेट करके दे देता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये बात है कि जब हम एसिडिक और बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हैं बाइसल्फाइड की, अगर हम उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो ये जो बाइसल्फाइड आयन है जो रिलीज होता है, ये बाइसल्फाइड आयन अगर आप ये बाइसल्फाइड आयन जो है ये रिलीज होता है आफ्टर द एसिडिक एंड बेसिक हाइड्रोलिसिस। तो अगर तो हमारा जो है वो हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस की है तो ये बाइसल्फाइड जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर। लेकिन अगर हम उसकी जो है वो बेसिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो ये जो है वो सल्फाइड जो है ये बाइसल्फाइड जो है वो सल्फाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है विद द रिमूवल ऑफ वाटर। तो ये यहाँ पे आपने इसको जो है वो थोड़ा सा जो है वो समझ लेना है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो ग्रिगनार्ड की एडिशन है टू द कार्बोनिल कार्बन। हमें पता है कि ग्रिगनार्ड जो रिएजेंट है उसके अंदर अल्काइल पार्ट जो है वो न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होता है, तो ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो है कार्बोनिल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड का या कीटोन का उसमें ऐड होके वैरायटी ऑफ अल्कोहल जो है वो हम इससे सिंथेसाइज कर सकते हैं। ये रिएक्शन भी पीछे अल्कोहल के अंदर जो है वो डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो रिफॉर्मेट स्काई रिएक्शन है। ये बेसिकली ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन जो कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन होता है उससे सिमिलर है। इसमें हम जो है वो अल्फा ब्रोमो एस्टर का रिएक्शन करवाते हैं जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन जो है यूजुअली हम इसका रिएक्शन करवाते होते हैं एल्डिहाइड या कीटोन से, और बन हमारे पास क्या रहा बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर जो है वो हम प्रोड्यूस कर लेते हैं। और बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर जो है वो अगर हम इस कंडीशन के अंदर उनकी डिहाइड्रेशन करवा दें तो हमारे पास अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर बन जाता है। ये अगर आप जो है वो इसका मैकेनिज्म देखें तो जिंक जो है वो पहले अटैच होता है कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ और सी डबल बॉन्ड ओ जो है वो शिफ्ट हो जाता है अल्फा दो कार्बन के दरमियान, अल्फा कार्बन और सी कार्बोनिल कार्बन के दरमियान में।
और ये जो ब्रोमीन है अल्फा ब्रोमो एस्टर का, ये जो है वो लीव कर जाता है। उसके बाद जो है ये जिंक इनोलेट हमारे पास जो है वो जनरेट हो गया है। ये जिंक इनोलेट जो है वो नेक्स्ट स्टेप में जो एल्डिहाइड या जो है वो कीटोनिक कंपाउंड हमने लिया है उसके साथ जो है ये साइमल्टेनियसली जो है वो अटैक हो रहा होता है। ये जो जिंक जो है वो शिफ्ट हो जाता है कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। ये बॉन्ड जो है वो जैसे ही ये अंदर शिफ्ट होता है तो ये जो अल्फा कार्बन और कार्बोनिल कार्बन के दरमियान वाला जो डबल बॉन्ड है उसमें अल्फा कार्बन एज ए न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैच होती है कार्बोनिल कार्बन के साथ, और ये कार्बोनिल और ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड है ये बेसिकली जिंक के साथ जो है वो बॉन्ड बनाता है। तो हमारे पास ये वाला जो है वो कंपाउंड बन जाता है। नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हाइड्रोलिसिस है सिंपल। ये जो है वो हमारे पास जो साल्ट है जिंक का ये हाइड्रोक्सी फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। लेकिन अगर हम जो है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें पता है कि हम इस कंडीशन में इसको जो है वो डिहाइड्रेट कर सकते हैं वाटर की सूरत में। तो यही बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर जो है आफ्टर डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन जो है वो इस हवाले से भी इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे पास ग्रिगनार्ड रिएजेंट है वो बेसिकली ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये थोड़ा सा लेस रिएक्टिव होता है। जो जिंक इनोलेट है वो लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए ये सेंसिटिव होता है। लेस रिएक्टिव होने की वजह से ये सेंसिटिव ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस जो है वो यानी कि जो स्टीरिकली हिंडर्ड जो हमारे पास मॉलिक्यूल हैं ये उनमें ऐड नहीं होता, तो ये लिमिट हो जाता है कि वो एल्डिहाइड और अनहिंडर्ड कीटोन जो हैं सिर्फ ये उनके अंदर जो है वो एडिशन करवा सकता है। बाकी जो है वो जो हिंडर्ड कीटोन होंगी या हिंडर्ड जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल्स होंगे उनके अंदर जो है ये उनके अंदर ऐड नहीं होगा। रिफॉर्मेट स्काई जो है वो वैल्यूएबल रिएक्शन इसलिए भी है कि हम इससे बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर जो है ये जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ये पॉलीफंक्शनल कंपाउंड है जो कि आगे डिफरेंट जो है वो वैरायटी ऑफ सिंथेसिस के अंदर यूज होता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और नेम रिएक्शन है जिसे हम एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन बेसिकली आप जो है वो एल्डिहाइड को लेके जब हम इसे ये बेस कैटलाइज बेसिकली कंडेंसेशन है, सेल्फ कंडेंसेशन है कि एक एल्डिहाइड का जो अल्फा कार्बन है वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर अटैक करता है दूसरे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। जो अडक्ट होता है वो उसे हम जो है एल्डोल कहते हैं। ये अगर आप रिएक्शन देख रहे हैं तो उसमें आपको नजर आ रहा होगा कि ये वाला जो दो एसिटाइल्डिहाइड के मॉलिक्यूल जो है वो मिलकर ये हमारे पास 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल, इसमें चूंकि हाइड्रोक्सी फंक्शन भी है और दूसरा एल्डिहाइडिक फंक्शन भी है, तो इसलिए जो है वो इसको एल्डोल कहते हैं। यूजुअली जो है वो ये इस तरह के कंपाउंड्स के लिए ये नाम जो है वो रखा गया था, लेकिन बाद में जो है वो कीटोनिक कंपाउंड भी जो है जब इस तरह का रिएक्शन देते हैं, और ज्यादातर नहीं देते, वो सिर्फ एसीटोन या इस तरह के जो स्मॉलर कीटोन्स हैं वो देती हैं, तो उन वो जो यानी कि उनका जो प्रोडक्ट बन रहा होता है ये एल्डोल कंडेंसेशन के नतीजे में, तो हम उसे भी जो है वो एल्डोल कहते हैं। ये नाम जो है फिर उन कंपाउंड्स के लिए भी जो है वो रिटेन्ड है। तो इसका मैकेनिज्म जो है वो आप देखें तो बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है इसका। सबसे पहले जो है वो बेस जो हम यूज कर रहे हैं वो अल्फा कार्बन से जो है वो हाइड्रोजन, हमें पता है अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है ड्यू टू द माइनस आई इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल कार्बन कार्बोनिल फंक्शन। तो अल्फा ये जो हाइड्रोक्साइड बेस हमने यूज की है ये पहले इनोलेट आयन जनरेट करेगी। इनोलेट आयन जो है वो फिर उसका अल्फा कार्बन न्यूक्लियोफाइल के तौर पर अटैक करेगा दूसरा जो कार्बोनिल कार्बन जो एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है उसके कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, और उसके बाद जो है जब ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बन जाता है तो फिर ये जो ऑक्साइड जो है वो मॉलिक्यूल ये प्रोटॉन को जो है अब्स्ट्रैक्ट करके ये हाइड्रोक्सी फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, और बेस जो है वो हमारे पास रीजनरेट हो जाती है क्योंकि बेस यहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पर काम कर रही है। तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बन गया है ये एल्डोल कहलाता है। यूजुअली अगर हमारी ये कंडीशन विगरस हो एल्डोल कंडेंसेशन के नतीजे जब हम रिएक्शन करवा रहे हो, तो अगर ये कंडीशन विगरस हो हम जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस यूज करें, कंसंट्रेटेड बेस यूज करें,
और इसको हीट वगैरह करें तो ये जो हाइड्रोक्सी फंक्शन है ये बेसिकली रिमूव हो जाता है और हमारे पास जो है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हम प्रोड्यूस कर लेते हैं। ये रिएक्शन एसिड कैटालाइज्ड भी है, एसिड की मौजूदगी में भी हो जाता है। एसिड कैटालिस्ट में जो है वो डिहाइड्रेशन जो है वो इजी हो जाती है आखिरी स्टेप में, तो ये फाइनल हमें जो है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो दे देता है। एल्डोल जो है वो कंडेंसेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जो है वो आप प्लीज इसको गौर से देखिएगा। इसमें हम पीछे से जब हम एल्डिहाइड चेंज कर दें, अगर हम जस्ट एसिड एल्डिहाइड की बात करें तो एसिड एल्डिहाइड की एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस की है, तो हमें एक एक तरह का प्रोडक्ट जो है वो उससे मिलता है। लेकिन इसी तरह अगर हम फार्म एल्डिहाइड की बात नहीं कर रहा, एल्डिहाइड जो है बेसिकली एल्डोल कंडेंसेशन के लिए कंडीशन है कि इसमें वो एल्डिहाइड जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो एसिड एल्डिहाइड के अलावा अगर प्रोपियन जो है वो प्रोपनल अगर आप यूज करें एल्डिहाइड के तौर पर, या एथेनल जो है वो तो अभी जो है वो हमने उसका रिएक्शन देखा है। प्रोपनल के केस में जो है वो सिर्फ प्रोपनल अगर आप यूज करें तो उसमें भी एक प्रोडक्ट बनेगा। और अगर आप एथेनल और प्रोपनल जो है दो डिफरेंट एल्डिहाइड यूज करते हैं तो हमारे पास चार डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। ये अगर आप नीचे इस रिएक्शन को देखें तो इसमें एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो दिखाई गई है प्रोपानल और एसिटल के दरमियान में, एसिटल्डिहाइड के दरमियान में। तो ये अगर आप देखें तो इसमें चार तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं। ये आपको जो है वो इसमें थोड़ा सा जो है वो समझना है और इसको जो है वो जहन में भी रखना है कि जब जो है ये प्रोपानल एसिटाल्डिहाइड के साथ एल्डोल कंडेंसेशन में जाएगा तो हमारे पास बेसिकली चार पॉसिबिलिटी है जिसकी वजह से चार प्रोडक्ट बन रहे हैं। एक दफा जो है वो इसका अल्फा कार्बन न्यूक्लियोफाइल बनेगा और इसी का जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसका कार्बन इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, तो हमारे पास जो है ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। सेकेंड टाइम जो है वो फिर ये वाला जो मॉलिक्यूल है प्रोपनल, उसका जो ये अल्फा कार्बन है ये न्यूक्लियोफाइल यानी कि न्यूक्लियोफिलिक होगा और इसी का जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसका जो ये कार्बोनिल कार्बन है वो एक्ट करेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल, तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। अब तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इसका जो ये एसिटाल्डिहाइड है इसका अल्फा कार्बन जो है वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा और जो प्रोपोनल का जो एल्डिहाइडिक कार्बन है वो जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा, तो हमारे पास ये तीसरा जो है वो प्रोडक्ट बन जाएगा इसमें। और चौथी जो पॉसिबिलिटी है उसमें ये होता है कि इसका ये जो प्रोपनल है उसका अल्फा कार्बन जो है वो हमारे पास एक्ट करता है एज एन जो है वो न्यूक्लियोफाइल और जो एसिटाल्डिहाइड है उसका जो अल्फा सॉरी कार्बोनिल कार्बन है वो एक्ट करता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो फाइनल हमारे पास जो है ये वाला प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है। इसी तरह कीटोन यूजुअली जो है वो ये रिएक्शन जो है वो नहीं देते, लेकिन एसीटोन जो है वो इस रिएक्शन को जो है वो देती है। एसीटोन और जब फार्मल्डिहाइड जो है वो इन दोनों का जो है वो हम एल्डोल कंडेंसेशन करवाएंगे तो इसमें जो है वो एसीटोन का जो अल्फा कार्बन है, चूंकि दूसरा जो एल्डिहाइड है वो फार्मल्डिहाइड है और फार्मल्डिहाइड के पास जो है वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये एक्ट नहीं कर सकता एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो एसीटोन का जो अल्फा कार्बन है वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर जो है अटैक करता है और ये जो फार्मल्डिहाइड का कार्बोनिल कार्बन है उसके ऊपर जो है वो उसके साथ बॉन्ड बनाता है, तो हमारे पास ये एक ही तरह का जो है वो प्रोडक्ट बन जाता है। तो आपसे को ये पता होना चाहिए कि जब एसीटोन जो है वो फार्मल्डिहाइड के साथ एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो रिएक्शन में जाता है तो हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट क्या होता है। तो ये वाला जो रिएक्शन है एसीटोन की एडिशन जो है फॉर्मल्डिहाइड की, ये रेडिली होता है ये रिएक्शन। उसमें 6 हाइड्रोजन जो है अल्फा हाइड्रोजन वो बेसिकली रिप्लेस हो जाते हैं CH2OH ग्रुप से। तो ये वाला जो हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट बन जाता है। ये प्रोडक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनिक सिंथेसिस के हवाले से। ये लार्जर मॉलिक्यूल जो है वो स्टार्टिंग फ्रॉम टू स्मॉलर मॉलिक्यूल जो है वो हम बड़े जो है वो लार्जर मॉलिक्यूल जो है वो इसी रिएक्शन को यूज करते हुए सिंथेसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो हेलोफॉर्म या सिंपली जो है वो हेलोजिनेशन रिएक्शन है। हेलोजिनेशन रिएक्शन के अंदर जो अल्फा हाइड्रोजन होती है कार्बोनिल कार्बन के साथ
वो रिप्लेस हो जाती है हैलोजन के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी हम जो है वो लैब में जो है वो परफॉर्म करते हैं। आइडोफॉर्म के नाम से हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं। जनरली जो है ये हेलोफॉर्म रिएक्शन कहलाता है। ये भी एसिड एसिड कैटालाइज्ड है और बेस कैटालाइज्ड है। इसके अंदर भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझने की जो है ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ ये है कि इसके अंदर जो इसका अल्फा हाइड्रोजन है, अगर ये रिएक्शन जो है वो बेस कैटालाइज्ड है तो ये कैसे जो है यानी कि प्रोसीड करता है, और अगर ये जो है वो एसिड कैटालाइज्ड है तो ये जो फिर जो है वो कैसे प्रोसीड करता है। अभी जब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो आपको जो है ये क्लियरली तौर पर जो है वो समझ आ जाएगा। बेस कैटालाइज जो है हेलोजिनेशन, उसके अंदर ये रिएक्शन है। पहली बात तो ये है कि दोनों के अंदर डिफरेंस जो है वो समझ लें। बेस कैटालाइज जो एडिशन है वो रिएक्शन जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन बेसिकली अल्फा हाइड्रोजन जब रिमूव कर देता है तो ये इनोलेट आयन जो है वो जनरेट होता है। ये अगर आप देख लें, ये इनोलेट आयन जो है वो जनरेट होता है। तो बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन जो है वो इनोलेट आयन के थ्रू प्रोसीड करता है, जबकि जो एसिड कैटालाइज्ड जो है वो एडिशन है वो इनोल फॉर्मेशन के थ्रू प्रोसीड करता है। इनोल और इनोलेट जो है वो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो प्रोटोनेटेड फॉर्म है, ये जो इनोलेट है ये डीप्रोटोनेटेड फॉर्म है बेसिकली। तो ये जो फर्स्ट स्टेप होता है ये स्लो होता है, चूंकि ये अल्फा कार्बन जो है वो इतनी जो है वो डेफिशिएंट नहीं है, तो इसमें जो है वो ये रिमूव करती है। बेस स्ट्रॉन्ग बेस है, ये रिमूव करेगी तो अल्फा कार्बन को कार्बन आयन में कन्वर्ट कर देती है, जो कि आगे फिर इनोलेट आयन जो है वो जनरेट हो गया है। सेकंड स्टेप के अंदर ये जैसे ही नेगेटिव चार्ज मूव करता है ऑक्सीजन के अंदर की तरफ, तो ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये आगे फिर न्यूक्लियोफाइल के तौर पर अटैक करता है बोरोमीन जो है वो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर। तो एक बोरोमाइड आयन जो है वो लीव कर जाता है, तो हमारा जो अल्फा कार्बन है उसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है बोरोमीन जो है वो उसके साथ। इसमें दो चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। ये जो बेस कैटालाइज्ड हेलोजिनेशन है उसमें जो सक्सेसिव रिप्लेसमेंट है अल्फा हाइड्रोजन की वो स्लो होना शुरू हो जाती है, सॉरी वो फास्ट हो जाती है। उसकी दो रीजंस है। पहली रीजन जो है वो उसकी ये है कि जैसे ही पहली हेलोजन जो है वो अल्फा कार्बन के ऊपर जो है वो आती है, तो वो क्या करती है कि ये हेलोजन जो है ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करती है। तो पहली जो रीजन है इसकी, वो जो ऑलरेडी प्रेजेंट जो है वो हेलोजन है वो उस अल्फा कार्बन को है जो है वो मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करती है। जो मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से उसके ऊपर जो रिमेनिंग हाइड्रोजन है वो जो है वो इनाफेस्टिक हो जाते हैं। तो फर्स्ट जो है ये माइनस आई इफेक्ट जो है ऑलरेडी प्रेजेंट ब्रोमीन का, वो जो है वो रोल प्ले कर रहा होता है इस फास्ट होने में। मैंने अभी बताया कि बेस कैटालाइज्ड हेलोजिनेशन में जो सक्सेसिव रिप्लेसमेंट हो रही होती है हेलोजन के साथ हाइड्रोजन की वो फास्ट होना शुरू हो जाती है। तो उसकी पहली रीजन ये है कि जो ऑलरेडी एडेड जो है वो हेलोजन है वो माइनस आई इफेक्ट की वजह से अल्फा हाइड्रोजन जो है उनको ज्यादा जो है वो स्टिक कर देती है। अब जो उसका चूंकि स्टिक हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा स्टिक हो जाते हैं तो उनका रिमूवल जो है वो फास्ट हो जाता है। जो जो सेकंड रिप्लेसमेंट है वो फास्ट होती है। जैसे जैसे ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो है वो आपका जो है वो रिएक्शन जो है ये फास्ट होना शुरू हो जाता है। तो पहली रीजन जो है वो माइनस आई इफेक्ट है हेलोजन का, जो कि उसको क्या कर देता है, कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करता है। सेकंड जो है वो एसिडिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज्ड एसिडिटी है ड्यू टू द, ये भी ऑफ कोर्स जो है वो जो हेलोजन ऐड हो रही है उसी की वजह से है। तो इंक्रीज्ड एसिडिटी जो है वो प्रोटॉन की, जो रिमेनिंग प्रोटॉन है बेसिकली उनकी जो इंक्रीज एसिडिटी है वो रोल प्ले करती है। चूंकि स्टिक हो गया है प्रोटॉन, जो रिमेनिंग प्रोटॉन है तो वो इजीली रिमूव हो जाते हैं, तो इसलिए ये रिएक्शन जो है वो फास्ट होना शुरू हो जाता है। इसका अपोजिट जो है वो अगर आप देखें तो वो है कि जो एसिड कैटालाइज्ड, अच्छा अगर ये वाला जो फास्ट होना शुरू हो जाता है, अगर आप जो है वो बेस्ड कैटालाइज्ड हेलोजिनेशन जो है उसको देखें तो हर जो है वो हाइड्रोजन जो कि सक्सेसिव रिप्लेसमेंट उसकी जो है वो फास्ट होना शुरू हो जाती है। तो उसमें होता क्या है कि हमें मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट, यानी कि अगर हम सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करना चाहते हैं हाइड्रोजन के साथ तो वो हमें जो है वो नहीं मिलता। मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट हम ऑब्टेन नहीं कर सकते बेस कैटालाइज में। दूसरी चीज ये है कि एसिड कैटालाइज के अंदर जो है वो हम मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट हासिल कर लेते हैं। तो
एसिड कैटालाइज्ड में जो है वो एक तो ये है कि ऑलरेडी प्रेजेंट जो है वो हैलोजन वो क्या कर देती है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करती है। अगर आप इसको जो देखें तो ये जो लोन पेयर जैसे ही अंदर मूव करता है तो ये वाली कार्बन जो है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो अटैक कर रहा होता है एज एन न्यूक्लियोफाइल, जबकि बेस कैटालाइज्ड के अंदर वहां पे जो है वो कार्बेनाइन जो है यानी कि नेगेटिव चार्ज जो है वो अटैक कर रहा होता है आगे उसके ऊपर। तो यहाँ आप इसमें जो है वो एसिड कैटालाइज में एडिशन स्लो इसलिए होना शुरू हो जाती है, सक्सेसिव रिप्लेसमेंट जो है वो स्लो इसलिए हो जाती है कि ये जो हैलोजन जो है वो पहले स्टेप के अंदर ये जो हैलोजन ऐड हो जाएगा, अब ये हैलोजन जो है वो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करना शुरू कर देगा, जबकि एट द सेम टाइम जब सेकंड जो है वो ब्रोमीन जो है वो उसने रिप्लेस करना है हाइड्रोजन को, तो ये लोन पेयर जैसे ही अंदर की तरफ आएगा तो इस कार्बन ने एक्ट करना है न्यूक्लियोफाइल के तौर पर, लेकिन उसके ऊपर लगी हुई हैलोजन जो है वो उसको क्या कर रही है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर रही है। तो जिसकी वजह से उसकी रिप्लेसमेंट जो है वो सक्सेसिव रिप्लेसमेंट स्लो होना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली एसिड कैटालाइज में जो है वो हम मोनोहैलोजिनेटेड प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं, जबकि बेस कैटालाइज में हम मोनोहैलोजिनेटेड प्रोडक्ट हासिल नहीं कर सकते। वो जो है वो सक्सेसिव रिप्लेसमेंट उसकी फास्ट है, इसमें सक्सेसिव रिप्लेसमेंट जो है वो इसकी स्लो हो जाती है। बेस कैटालाइज के अंदर जब तीनों हाइड्रोजन उसके अल्फा हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं तो रिएक्शन वहां पे स्टॉप नहीं होता। चौथा जो हाइड्रोक्साइड आयन है, जब उसको अल्फा हाइड्रोजन नहीं मिलता तो वो फिर कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। जब वो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल तो जो नेगेटिव चार्ज है वो शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन के ऊपर। ये तीनों हाइड्रोजन जब जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे तो उसके बाद जो है ये चौथी दफा जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो अटैक करेगा उस कार्बोनिल कार्बन के जो है वो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। जैसे वो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो O के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज जब वापस आएगा तो ये CBr3 जो है वो ट्राई ब्रोमो मीथेन जो है वो आयन ये रिलीज हो जाएगा। अब ये वाला जो है ये हमें पता है कि कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो हाईली जो है वो बेसिक न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन यहाँ पे हैलोजन जो है वो सिर्फ माइनस आई इफेक्ट जो है वो स्टेबल भी कर रहे हैं। तो ये जो एसिड बन गया है साथ ही इसका जो एसिडिक प्रोटॉन जो है ये इसको रिमूव करके ये हमारे पास ब्रोमो फॉर्म बना देते हैं और साथ में हमारे पास ये जो एसिड है उसका हमारे पास वो साल्ट बन जाएगा। ये ओवरऑल रिएक्शन हेलोफॉर्म रिएक्शन कहलाता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ब्रोमीन की बजाय हेलोजन जो है वो आयोडीन यूज करें तो हम इस टेस्ट को जो है वो रिएक्शन को आइडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। और वो जो ब्रोमोफॉर्म की जगह पे यहाँ पे आइडोफॉर्म बनेगा CHI3, वो बेसिकली येलो कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं। तो ये टेस्ट जो है वो इंडिकेशन के लिए यूज होता है। बेसिकली बेस्ड कैटालाइज आइडोफार्म रिएक्शन जो है वो आइडोफार्म बनाता है। आइडोफार्म बेसिकली फॉर्मेशन शो करता है कि हमारा जो कंपाउंड है उसके अंदर अल्फा कार्बन जो है वो है या नहीं है। तो ये वाले जो हेलोफार्म रिएक्शन है बेसिकली ये मिथाइल कीटोन्स देते हैं। इसके अलावा जो है वो टू जो सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं जिसमें जो है वो एक एंड पे जो है वो मिथाइल जो है वो फंक्शन होगा, ये वो वाले रिएक्शन जो है वो देते हैं। अल्कोहल्स के अंदर जो है वो एथेनॉल प्राइमरी अल्कोहल में वो वाहद अल्कोहल है जो हेलोफार्म रिएक्शन देती है। इसी तरह जो है वो एल्डिहाइड एल्डिहाइड के अंदर वाहद जो है वो एसिटाल्डिहाइड है जो ये वाला रिएक्शन दे रही होती है। बाकी मिथाइल कीटोन्स जो है वो ये रिएक्शन देते हैं और सेकेंडरी अल्कोहल जिनके पास जो है वो टर्मिनल मिथाइल फंक्शन होता है वो वाला ये जो है वो रिएक्शन देते हैं। तो हेलोफार्म रिएक्शन जो है इसकी एक इम्पोर्टेंस ये भी है कि ये जो इराइल मिथाइल कीटोन्स हैं उनको बेसिकली एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में जो है वो कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। अभी जैसे हमने जो है वो देखा कि ये जो कीटोन का जो अल्फा कार्बन है उसके 3 हाइड्रोजन, अगर हम बेस कैटालाइज्ड हेलोफार्म रिएक्शन करते हैं तो ये बेस कैटालाइज्ड हेलोफार्म रिएक्शन इसके तीनों हाइड्रोजन को Cl3 से रिप्लेस कर देगा और चौथी दफा ये हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो इसके कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो ये CH जो है वो CCl3 की सूरत में जो है वो निकल जाएगा और उसके बाद जो है ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके ये हमारे पास क्लोरोफॉर्म बना देगा। और ये शुरू में जो अब कीटोनिक फंक्शन था यहाँ पे ये कन्वर्ट होके जो है वो कार्बोक्सिलेट फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो हम जो इराइल मिथाइल कीटोन्स होती हैं अगर हमने उनसे
कार्बोक्सिलिक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो हम उसके लिए जो है ये रिएक्शन